हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको प्लास्टिड के बारे में एक वीडियो बताया है। उससे पहले मैंने आपको सेल बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टॉपिक भी बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं शुरू के अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःजलिका तंत्र भी कहते हैं। तो ये जो अंतःजलिका तंत्र होता है, ये जलिका तंत्र जो कार्य है वह संरचना के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी अलग होते हैं तथा इनमें से बहुत से गुण जो होते हैं, ये जो कार्य और संरचना के आधार पर तो होते हैं अलग अलग, लेकिन इनमें बहुत ऐसे गुण होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस कारण इन सबको हम किसके अंदर रखते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। अधिकांश कार्य इन अंगकों के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग। अंगकों के कार्य व संरचना तो क्या होती है, अलग अलग। संरचना अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कार्य, लेकिन कुछ कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कुछ कार्य जो होते हैं वो एक दूसरे से इनके संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इस कारण हम इनको किसके अंदर रखते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, अंतःजलिका तंत्र के अंदर इन सबको रखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से तंत्र या फिर कौन कौन से जो ऑर्गेनेल्स है वो होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर बात करते हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्पर्दोयी जालिका भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं, ER भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो इसके अंदर होता है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। तो गोल्जी काय बोल दो या फिर गोल्जी बॉडी कह दो इसको, गोल्जी बॉडी। और थर्ड इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे हम क्या बोलते हैं, लायन काय, लाइसोसोम्स। एंड फोर्थ है इसके अंदर वैक्यूल। तो इन सब के कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे से, कुछ कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस कारण इसको किसके अंदर रखते हैं, एंडो मेम्ब्रेन के अंदर रखते हैं। लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम्स के कार्य क्या होते हैं, उपरोक्त अंगों इनसे संबंधित नहीं होते। इस कारण इससे क्या करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर नहीं रखने वाले। तो एंडो मेम्ब्रेन, तो ये आपके क्या है, AIPMT 2011, नीट 2018 तथा कुछ कोचिंग है बड़ी बड़ी, उनकी कोचिंग्स के अंदर ये यहाँ से डायरेक्ट पूछे हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से नहीं रखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं जिन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो वो है हमारे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है परऑक्सीसोम। क्योंकि इनके जो कार्य होते हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, तो इस वजह से इनको क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इसके साथ में अंतर्गत नहीं जोड़ा है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम क्या बोलते हैं, ERB बोलते हैं शॉर्ट्स के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सर्वप्रथम हम इसकी बात करेंगे खोज के बारे में। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो थी वो की थी पोल्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। पोल्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज
की थी, तो तथा इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग ये हैं। इसकी उम्र क्या होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग भी कहा जाता है। इसको हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब हम बात कर सकते हैं इसके, तो यह एकमात्र कोशिकांग है जिसकी जो बाह्य झिल्ली होती है वो केंद्र के साथ में क्या होती है, सतत रहती है। तो अब मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे केंद्रक, और इसकी जो ये बाह्य झिल्ली है, तो ये बाह्य झिल्ली क्या करती है, इसके ऊपर ऐसे ऑर्गेनेल्स बनाती है। ये ऑर्गेनेल्स ये जो बाह्य संरचना ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है। तो उन दोनों प्रकार के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, तो इसके ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या आती है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो अगर ये राइबोसोम्स जो होती है वो दाने जैसी संरचना होती है, तो ये दाने जैसी संरचना राइबोसोम्स क्या कहलाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट्स में कहा है RER। और दूसरी हो जाती है जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तथा इसका जो कार्य जो होता है वो कार्य, अगर हम कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य है वो है यांत्रिक सहयोग और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के रूप में इसका कार्य होता है गोल्जी सॉम्स का, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यांत्रिक सहयोग एवं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर अंतराकोशिकीय स्थानांतरण के अंदर इसका क्या होता है, कार्य होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार के बारे में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कितने प्रकार की होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के। दोनों प्रकार कौन कौन से, फर्स्ट प्रकार है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं RER, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका भी बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब हम बात करते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस के बारे में। तो इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होती है, झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम उपस्थित, तो कहाँ पर ये राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी झिल्ली पर। तो कहाँ पर होते हैं उपस्थित, झिल्ली पर। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर झिल्ली पर राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली पर राइबोसोम एब्सेंट। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है वो क्या होता है, मेन फंक्शन होता है राइबोसोम उपस्थिति के कारण प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसका क्या होगा, प्रोटीन
संश्लेषण एवं श्रावण, प्रोटीन का संश्लेषण करना तथा उसका क्या करना, सिक्रेशन एवं श्रावण। श्रावण का मतलब सिक्रेशन। और दूसरा क्या होती है, ये केंद्रक झिल्ली के निर्माण के अंदर भी क्या करती है, सहायता करती है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण एंड रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम्स तो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इस कारण ये कैसी दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है, चिकनी दिखाई देती है। तो कोई भी चीज़ चिकनी कब होती है, जब उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा तेल या फिर वसा का फर्क लगता है। तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, वसा अपापचय